learners, in today's video, we are going to talk about Whitsun Wedding by Philip Larkin. So first we will talk about Philip Larkin from 1922 to 1985. ये पोइट लॉरियट भी थे 1984 में. He was leading figure of the movement in 1950. This group projected the over-the-top metaphors and complex symbol of modernist. So द मूवमेंट ग्रुप के ये लीडिंग फिगर थे जो 1950 में इमर्ज हुआ. एंड दिस ग्रुप द मूवमेंट इस ग्रुप ने जो मॉडर्निस्ट पोइट के मेटाफर्स और कॉम्प्लेक्स सिम्बल्स जो यूज़ करते थे उसको काफ़ी रिजेक्ट किया. In 1955 he became the librarian at the University of Hull where he worked for more than 30 years. 1955 में ये एक लाइब्रेरियन बने यूनिवर्सिटी ऑफ हल की और वहाँ पे इन्होंने 30 years तक काम किया. Influential poet in modernist English literature after Second World War. He studied English at University of Oxford where he developed an interest in poetry and writing. During his university years, he met his close friend Kingsley Amis, who later became a famous novelist. So, he was an influential figure in World War II, after World War II, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के. और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करी जहाँ पे इन्होंने अपना इंटरेस्ट पोइट्री और राइटिंग के लिए डेवलप किया. एंड ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी ईयर्स इनके क्लोज फ्रेंड किंग्सली एमिश बने और बाद में किंग्सली एमिश जो है वो एक फेमस नॉवलिस्ट भी बने. इनके मेजर वर्क्स हैं द लेस डिसीव्ड 1955, द विट्सन वेडिंग 1964 एंड हाई विडो in 1974. Now let's talk about this poem. This poem was published in 1964. This poem captured a train journey from Hull to London on Whitsun. Pentecost weekend, traditionally a time for wedding in England due to tax break and bank holiday, 3-day weekend. Whitsun का मतलब है विट संडे, ठीक है. और ये जो संडे वीकेंड है पूरा ये ईस्टर के 7 weeks बाद सेलिब्रेट किया जाता है और इस वीकेंड में पीपल गॉट 3-day हॉलीडे, ठीक है, सैटरडे संडे एंड मंडे. तो इन 3 दिनों में बिकॉज टैक्स ब्रेक होता था, बैंक हॉलीडे होता था, तो इंग्लैंड में बहुत सारी शादियां इस वीकेंड में परफॉर्म होती थी. सो ये जो विट्सन वेडिंग पोएम है ये यहीं से इमर्ज हुआ है. एंड इन दिस पोएम देयर इज़ अ ट्रेन जर्नी. जो फिलिप लार्किन है वो हल से लंदन तक की ट्रेन जर्नी कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग दैट जर्नी ही सॉ सो मैनी वेडिंग्स जो हो रही हैं लोगों की और वहीं से इन्होंने ये पोएम लिखी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पोएम. सो दिस पोएम कंटेंट total 8 stanzas and we will talk about all the stanza in very brief manner. So in first stanza the poet talk about the departure. It's a hot Sunday in June. The narrator gets on the train. At first, he is alone and uninterested. He described the ugly industrial landscape, fish docks, rivers, and back gardens. It's a very gritty, anti-romantic start. So first stanza में नरेटर बताते हैं कि एक बहुत हॉट संडे है, बहुत गर्मी का टाइम है और नरेटर ट्रेन में बैठते हैं और जैसे वो ट्रेन में बैठते हैं ही फाउंड हिमसेल्फ वेरी अलोन एंड वेरी अनइंटरेस्टेड कि उनके अराउंड क्या हो रहा है. ही डोंट केयर अबाउट दैट. और वो डिस्क्राइब करते हैं कि जब ट्रेन जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है तो उन्हें इंडस्ट्रियल लैंडस्केप दिखता है जो बहुत ही अगली है, जो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उन्हें. तो जो इस पोएम का स्टार्ट है इट इज़ वेरी एंटी रोमांटिक, मतलब ही डोंट वांट टू ग्लोरीफाई एनीथिंग. In the second stanza, he is talking about the heat and the boredom. The train moves through the countryside. Larkin described the oppressive heat inside the carriage. He is looking out at the slow and stopping scenery. So अब जो है वो ट्रेन मूव हो रही है, कंट्री साइड से होके निकल रही है और यहाँ पे लार्किन डिस्क्राइब करते हैं कि उनका जो कैरेज है उसके अंदर कितनी ज़्यादा गर्मी है, इसलिए वो बाहर देख रहे हैं. एंड ही वॉज सीइंग द सीनरी आउटसाइड, क्योंकि अभी तक जो सीनरी थी वो पूरी लैंडस्केप थी, जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप थी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, फैक्ट्रीज़ का लैंडस्केप था. पर अब क्योंकि वो कंट्री साइड में है तो अभी उनको बहुत अच्छी सीनरी देखने को मिल रही है. थर्ड स्टैंजा द डिस्कवरी. द ट्रेन स्टार्ट स्टॉपिंग एट स्मॉल स्टेशन and suddenly the platform is crowded. Larkin finally noticed the weddings. He see group of people in their best clothes. At first he thinks they are just loud and crowds and he find them a bit ridiculous. So in third stanza उनका जो ट्रेन है वो एक स्टेशन पे रुकता है और वहाँ पे उनको दिखता है कि प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और वो नोटिस करते हैं कि दे आर
the crowd is most of the crowd is about wedding, like they are wearing their best clothes. जो लोग हैं उस crowd में उन्होंने अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और बहुत loud और क्रॉस crowd है वो, ठीक है। और पहली बारी में उनको वो जो crowd है वो बहुत एकदम ridiculous दिखता है, उनको लगता है कि क्या चल रहा है, आई मीन why these people are wearing this clothes and they are so loud. The first stanza, the spectacle. He began to observe the families in detail. He described the grinning fathers, the mothers loud and fat, and the young girl in parody fashion. He is mocking them here, seeing them as bit low class or tacky. But he is also a master observer of the social ritual. सो फोर्थ स्टेंजा में वो फैमिलीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो फादर हैं वो एकदम ग्रीनी दिख रहे हैं, जो मदर्स हैं उन फैमिलीज़ की वो बहुत लाउड हैं एंड फैट हैं, और जो यंग गर्ल है दे आर वेयरिंग सो मच क्लोथ्स और मेकअप, मतलब वो एक ऐसा लग रहा था कि वो फैशन की परेड में हो। एंड इन अ वे वो यहाँ पे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसे ये सब चीज़ें जो हैं जो उन लोगों ने कैरी करी हुई है वो दिखा रही हैं कि वो कितने टैकी हैं और लो क्लास हैं। Fifth stanza is about parting, moment of separation. Families stay on the platform waving while the newlywed couple are on the train with the Larkin. He noticed the unnatural look of the couple. They are now in a no man's land between their old lives and new lives. फिफ्थ स्टैंजा में वो सेपरेशन की बात करते हैं कि कैसे जो फैमिलीज़ हैं वो प्लेटफॉर्म पे ही रुक के वेव कर रही हैं न्यूलीवेड कपल को, क्योंकि वो ट्रेन में है लार्किन के साथ में। और यहाँ पे वो देखते हैं कि जो कपल्स हैं वो कितने अननेचुरल दिख रहे हैं, बिकॉज वो अभी अपने पुराने लाइफ और अपने नए लाइफ के बीच में है, ठीक है। अब वो एक नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं और वहाँ पे अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए हैं। सिक्स्थ स्टैंजा इज अबाउट द कलेक्टिव वेट. As the train gets closer to the London, Larkin realizes how many weddings he has passed. He starts to feel the power of these couples being gathered together in one place. He stopped mocking them and start to see gravity of what is happening. Hundreds of lives are changing simultaneously. So सिक्स टेंजा में लार्किन जो है वो अब उन लोगों को मॉक करना बंद करते हैं और वो ये भी देखते हैं कि जब ट्रेन चल रही थी, हाल से लंदन की तरफ जब ट्रेन चल रही है, तो इतने टाइम में उन्होंने कितनी सारी वेडिंग्स देखे हैं, ठीक है। और अब वहाँ पे वो मॉक करना बंद करते हैं उन कपल्स को और अब वो स्टार्ट करते हैं ये चीज़ देखना कि जो कपल है वो एक जगह पे इकट्ठे होके मतलब कितनी शादियाँ परफॉर्म हुई हैं और कितना पावर है उन कपल में, बिकॉज दे आर गैदर्ड एट वन प्लेस, ठीक है। और वो ये सोचते हैं कि इतने ही घंटे में, जितने घंटे में उन्होंने ट्रेन का ट्रैवल किया है, उतने ही टाइम में कितने सारी लाइफ जो है वो साथ में बदल रही थी, लाइक पीपल आर गेटिंग मैरिड टुगेदर। Seventh stanza is about approaching London. So train near city, landscape become more urban. The narrators reflect on the fact that none of these couples know each other, yet they are all part of these frail traveling coincident. He feel a sense of destiny of momentum. सेवन स्टैंजा में पोइट बताते हैं कि उनकी ट्रेन जो है वो लगभग लंदन पहुंच गई है और अब जो सीनरी है, जो लैंडस्केप है उनके ट्रेन का, वो अब काफ़ी अर्बन हो चुका है, ठीक है, बिकॉज ही इज़ नियर टू द सिटी। और यहाँ पे नरेटर बात करते हैं कि कैसे जो कपल्स हैं उस ट्रेन में, दे डोंट नो ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे को नहीं जानते, स्टिल दे आर पार्ट ऑफ देयर मूवमेंट, मतलब एक साथ ही वो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये कोइंसिडेंट है। एंड ऑफ कोर्स दे डोंट नो लार्किन, पर लार्किन भी उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। Eighth stanza is about arrow shower. As the train breaks at the station, the poem reaches a climax. The potential energy of those newly marriages is described as a shower of arrow. Shot into air, it's a moment of immense transition. So eighth stanza में जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुकता है और पोएम यहाँ पे अपने क्लाइमेक्स पे पहुँचती है। यहाँ पे पोइट जो है वो एक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि कैसे ये जो मैरिजेस हैं इट्स लाइक अ शावर ऑफ एरो, ठीक है, जो एयर से उनकी तरफ आ रहा है। और यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं जो एकदम से चेंज हो रही हैं, बिकॉज कुछ टाइम पहले ही ये लोग अनमैरिड थे और अभी ये मैरिड हैं और दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर न्यू लाइफ। तो ये कितना बड़ा ट्रांजिशन है। द थीम ऑफ दिस पोएम इज़ marriage and commitment, ordinary life and everyday reality, social observation and transition and change. So this is all about Wits and Wedding by Philip Larkin. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below and have a nice day.